नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस के 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको रीट में अच्छा स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में हर उस टॉपिक को शामिल किया है जिसमें से रीट में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं, वो भी सुपर फास्ट तरीके से। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? पहला है बारां जिले में, भरतपुर जिले में, जोधपुर जिले में, बाड़मेर जिले में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बाड़मेर जिले से पेट्रोल निकाला जाता है। इसको याद रखने का तरीका है, जब भी कहीं से पेट्रोल निकलता है तो लोगों की बाढ़ आ जाती है देखने के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, बाल श्रम और बेगारी पर रोक लगाने के लिए कौन से अधिकार के अंतर्गत लगाई जाती है? पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार बाल श्रम और बेगारी पर रोक लगाता है। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क कहाँ स्थित है? पहला है डीडवाना, नागौर, बाड़मेर, परवतसर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डीडवाना। याद रखने का तरीका है, केमिकल लोगों को डेड कर देता है। प्रश्न नंबर 4 है, रेलवे के वैगन बनाने वाली सिमको फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भरतपुर में, धौलपुर में, अलवरपुर में या सवाई माधोपुर में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतपुर के अंदर है रेलवे की वैगन बनाने वाली सिमको फैक्ट्री। याद रखने का तरीका है, वैगन का बनता है भरता, भरता से भरतपुर और वैगन से वैगन बनाने वाली सिमको फैक्ट्री। प्रश्न नंबर 5 है, मीरा के घर के सामने एक परिवार आया है जो सड़क किनारे गाड़ी में रहता है। वह लोहे का काम करता है। वह परिवार है गाड़िया लोहार, कालवेलिया, बंजारा, रंगास्वामी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गाड़ीवारी लोहार, जिन्हें गाड़िया लोहार कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? कक्षा 6 से 12 तक, कक्षा 4 से 12 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कक्षा 6 से 10 तक के लिए है क्लिक योजना। प्रश्न नंबर 7 है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक संयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रियाएं पाई जाती हैं, उसे कहते हैं समाज, परिवार, समुदाय, समिति। उसे कहते हैं परिवार। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। पहला है कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 1 से 9वीं तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 5 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को या कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है बाल गोपाल योजना। प्रश्न नंबर 9 है, मादक पदार्थों में शामिल है चरस, हशीश, अफीम, गांजा, भांग, कोकीन, हीरोइन, एलएसडी या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, लंबे समय तक निम्न में से किसके सेवन के कारण जबड़े की मांसपेशियां कठोर होकर सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है? मंदिरा के, अफीम के, कोकीन के, गुटखा के? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुटखा के सेवन से। आप लोगों ने देखा ही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2006 में।
इसको याद रखने का हमने आपको एक तरीका बताया था कि विवाह के लिए 7 फेरे लेने होते हैं। अगर आप 6 फेरे ले लेंगे तो विवाह निरोध होगा, यानी विवाह माना नहीं जाएगा। और भारत में बाल विवाह माना नहीं जाता है, तो 6 फेरे लेने से विवाह नहीं माना जाएगा। तो इससे याद रख सकते हैं 2006 में आया था बाल विवाह निरोध अधिनियम। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी आयु के बालकों को वैतनिक श्रम करते हैं बाल श्रम कहते हैं? 5 से 14 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 5 से 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 13 है, किरण को उसके पड़ोसी द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? पहला है, चुपचाप रहना चाहिए क्योंकि दूसरों को बताने से उसकी बदनामी होगी। दूसरा है, दोस्तों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तीसरा है, माता पिता को बता देना चाहिए। चौथा है, चुप रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी से व्यवहार बिगड़ जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे अपने माता पिता को बता देना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना कहलाता है वंशानुचरित, वंशानुगत, गुणों का आदान प्रदान, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वंशानुगत। प्रश्न नंबर 15 है, कालीबाई भील मेधावी विद्यार्थी योजना किस प्रकार की योजना है? आवास योजना, स्वास्थ्य योजना, शिक्षा योजना, परिवहन योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शिक्षा योजना है। प्रश्न नंबर 16 है, किस उम्र तक के बालकों से श्रम नहीं करवा सकते? पहला है 12 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 वर्ष के बच्चों से हम श्रम नहीं करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 500 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। सशक्त नारी सावित्री देवी फुले, कालीबाई भील या इंदिरा गांधी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबाई भील। इसको याद रखने का तरीका है, पहिया होता है उसे हम व्हील भी बोलते हैं, तो व्हील से याद रख लीजिए, व्हील है स्कूटी से संबंधित। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988 में, 1968 में, 1998 में, 1978 में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी और पहली शिक्षा नीति आई थी NEP, जो आई थी 1968 में। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 600 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन होता है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 550 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन होता है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूं चावल दिया जाता है। चौथा है, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ये योजना कक्षा 1 से 5 तक के लिए है और इस योजना में 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन डेली दिया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है,
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? 2005 में, 2004 में, 2003 में और 1992 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 2004 में प्रारंभ हुआ था कस्तूरबा गांधी विद्यालय। गांधी जी का जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर को और कस्तूरबा उनकी मैडम का नाम था, तो 2 और 2 मिलकर होते हैं 4। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? पहला, विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अनुशासन के लिए किया गया कार्य नकारात्मक होता है। बी इसका सही जवाब है। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तर तकनीक सबसे बेहतर उपाय है। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मुख्यमंत्री राजस्थान बोर्ड का अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 24 है, माँबाड़ी संचालन योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, उद्योग से, शिक्षा से, हस्तलिपि से। सभी योजनाएं शिक्षा से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 25 है, प्रयोजन विधि की विचारधारा के जनक हैं? जॉन डीवी, अरस्तु, सुकरात, किलपैट्रिक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, किलपैट्रिक। परियोजना विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि, और प्रोजेक्ट जब भी आपको स्कूल या कॉलेज में मिलता है तो उसे पूरा करने के लिए आप कोई ना कोई ट्रिक जरूर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजनाओं पर, समय का सदुपयोग पर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजनाओं पर। प्रश्न नंबर 27 है, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान है? गृह कार्य, बोधात्मक प्रश्न, पूर्व ज्ञान परीक्षा, कक्षा कार्य निरीक्षण? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बोधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 है, सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है? ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एडुसेट एक शिक्षण संबंधी सैटेलाइट है। प्रश्न नंबर 29 है, एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है? पहले नियम बता रही है, फिर उदाहरण। आप पहला है सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रत्यक्ष विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, निगमन विधि। ना से पहले नियम और ना से पहले निगमन विधि। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और अगर पहले उदाहरण बताती है तो ऊ से आ याद रख लीजिए, आगमन विधि। प्रश्न नंबर 30 है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? प्रक्षेपित सामग्री होती है जिसके लिए विद्युत यानी बिजली की आवश्यकता होती है। बुलेटिन बोर्ड, ओएचपी, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओएचपी, जिसे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं। प्रोजेक्टर चलता है बिजली से। प्रश्न नंबर 31 है, मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, व्यास विधि या प्रत्यक्ष विधि? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? पहला, अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपचारात्मक शिक्षण करना। उपचारात्मक शिक्षण वहाँ किया जाता है जहाँ बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करता है
उस कठिनाई को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? किंडरगार्टन पद्धति में, डाल्टन पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में, मोंटेसरी पद्धति में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, किंडरगार्टन पद्धति में। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? पहला है, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य मुक्त होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। ये कथन गलत दे रखा है, ये होना चाहिए अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है, तब ये सही होता। सी गलत है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 35 है, किस विधि को समवाय विधि भी कहा जाता है? आगमन विधि को, संयोग विधि को, पाठ्यपुस्तक विधि को, सूत्र विधि को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, संयोग विधि को समवाय विधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह विधि, व्याख्यान विधि, वर्णन विधि, विचार गोष्ठी विधि? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विचार गोष्ठी विधि। प्रश्न नंबर 37 है, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती या करता है, शिक्षार्थियों को निर्देश है कि उनका अनुसरण करो, उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? अनुकरण विधि के रूप में, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में, नाटकीकरण के रूप में, संप्रेषणात्मक उपागम के रूप में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में। प्रश्न नंबर 38 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है? पहला, विद्यार्थी में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालकों के कौशलों का मूल्यांकन करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बच्चे के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। प्रत्येक पहलू में बच्चे की रुचि, ज्ञान एवं बोध और उसके कौशल तीनों सम्मिलित होते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन ज़्यादा सकारात्मक है। प्रश्न नंबर 39 है, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए, पहले ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। अगला है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अनुशासन बनाए रखना, नकारात्मक, केवल शब्द नकारात्मक। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। रीट के अंदर अनुशासन, केवल शब्द, ये दोनों शब्द नकारात्मक की श्रेणी में आते हैं और परीक्षा शब्द भी नकारात्मक होता है। प्रश्न नंबर 41 है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है? पहला, प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा व्यास विधि, तीसरा उद्बोधन विधि, चौथा खंडान्वय विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा, उद्बोधन विधि है शब्दार्थ को स्पष्ट करने की। प्रश्न नंबर 42 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। परिभाषा शब्द भी नकारात्मक होता है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। कठिन शब्द भी नकारात्मक है। सी इस प्रश्न का सही जवाब है, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 43 है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी खेल विधि। इसको याद रखने का तरीका है, खेल विधि के अंदर यानी खेल का जो शिक्षक होता है उसे हम पीटी टीचर बोलते हैं, और पीटी टीचर के गले में एक घंटी यानी बेल जरूर होती है। प्रश्न नंबर 44 है,
निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रक्षेपित यानी जो बिजली से नहीं चलती है। फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। चार्ट के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 45 है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। इसको याद रखने का एक तरीका है, जब भी आप वस्त्र खरीदने दुकान पर जाते हैं तो आपको भीड़ जरूर मिलती है। भील, भीड़ दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो आप भीड़ से याद रख लीजिए भीलवाड़ा, और वस्त्र खरीदने जाते हैं तो वस्त्र नगरी पर। प्रश्न नंबर 45 की जगह अब होगा 46। निम्नलिखित में से किस शासक के 5 स्थानों पर वेधशाला बनवाई? पहला है सवाई जयसिंह ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने या रणजीत सिंह ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सवाई जयसिंह ने। वेधशाला को हम कहते हैं जंतर मंतर। प्रश्न नंबर 47 है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है? पहला चौराहा को, पैदल पार पथ को, रेलवे क्रॉसिंग को, संकरी पुलिया को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेलवे क्रॉसिंग को ये संकेतक है। प्रश्न नंबर 48 है, जब हम किसी भी समाज संबंधी विषय को विज्ञान के गुणों से अब आवेशित कर देते हैं तो उसे कहते हैं कला विज्ञान, समाज विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या पारलौकिक विज्ञान? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन के द्वारा, अभिव्यक्ति के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा, प्रयोग करना के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्लेषण के द्वारा। प्रश्न नंबर 50 है, मानव शास्त्र एक अध्ययन है मानव उत्पत्ति और व व्यवहार का, आदिकाल लोगों के विश्वासों, परंपराओं, रहन सहन के ढंगों का, जो आज के वातावरण से संबंधित स्थापित करने का है। मानव का विज्ञान से संबंध स्थापित करने का, मानव का विज्ञान, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। एक चीज और समझ लीजिए, अगर प्रश्न सकारात्मक दे रखा है और कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही अधिक बड़ा है, तो उसके 99% चांस होते हैं सही होने के। प्रश्न नंबर 51 है, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है तकनीकी भौतिकी के विकास हेतु, प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु, सामाजिक विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता के हेतु, इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रभावशाली नागरिकता के विषय हेतु। प्रश्न नंबर 52 है, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है तकनीकी भौतिकी की। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप, वैश्विक मूल्यों के अनुरूप, सामाजिक प्रत्याशी के अनुरूप, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 54 है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक विज्ञान एवं जैविक पर्यावरण विषयों का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। पहला है, छात्र संचित ज्ञान के लिए नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, उपर्युक्त सभी। डी इस प्रश्न का सही जवाब है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 55 है, सामाजिक विज्ञान विषय कहते हैं जिसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, जो विषय व्यवहारिक होता है, जो विषय बालकों के अध्ययन के लिए होता है, या जिस विषय का क्षेत्र संकुचित होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जो विषय व्यवहारिक होता है उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं
पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावशाली अधिगम होगा? पहला, संबंधी मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधी मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, विद्यार्थियों के समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। प्रश्न नंबर 61 है, कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किया जाने वाला प्रमुख कारण है। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना विकसित करना, छात्रों में संप्रदाय की विचारधारा का नियंत्रण करना या छात्रों का चरित्र करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना विकसित करना। प्रश्न नंबर 62 है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण है। पहला है, रक्त वाहिनियों में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है। दूसरा, रक्त वाहिनियों में दाब बाहरी दाब से कम हो जाता है। रक्त वाहिनियों में दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, रक्त वाहिनियों में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, अंशु जमसेपा या अनीता कुंडू। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बछेंद्री पाल। प्रश्न नंबर 64 है, पहाड़ों पर जमीन खिसककर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है। भूस्खलन, हिमस्खलन, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भूस्खलन। भूस्खलन होता है पत्थर खिसकने पर और बर्फ खिसकने पर होता है हिमस्खलन। प्रश्न नंबर 65 है, पर्वतारोहियों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण है। पहाड़ों से गिर जाना, खराब उपकरण, पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन होने की आशंका, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पहाड़ों से गिर जाना, खराब उपकरण और पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन होता है। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रूस, माउंट विंसन, माउंट किलिमंजारो या माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, माउंट एवरेस्ट। वर्तमान में इसकी ऊंचाई है 8,849 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 67 है, बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कैपन का, बेलचा का, प्रोब का या कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोब का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान है। रेवाड़ी हरियाणा में, नाकुरी गांव में, कानपुर में, उदयपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग करते हैं बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए, बर्फ पर फिसलने के लिए, बर्फ पर गाढ़ा गड्ढा करने के लिए, गाढ़ा नहीं या गड्ढा होगा, रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बर्फ पर फिसलने के लिए। प्रश्न नंबर 70 है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। माउंट केटू, माउंट धौलागिरी, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, माउंट केटू। इसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, निम्न में से सावधानी से देखिए, उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है। मुख्य सड़क, संकड़ी पुलिया, रेलवे फाटक, खराब सड़क। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, खराब सड़क। ये चीज गड्ढों को प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 72 है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घटता है, वह बढ़ता है, वह सतत घटता बढ़ता रहता है, वह स्थिर रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, वह घटता है। ऊपर जाने पर दबाव घटता है, नीचे आने पर दबाव बढ़ता है। अगला प्रश्न नंबर 73 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, किसी दिन
पूर्णिमा को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रतिपदा के दिन होता है सूर्य ग्रहण। प्रश्न नंबर 74 है, चंद्र ग्रहण होता है जब पहला पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा सबसे आखिरी में होगा और सूर्य ग्रहण होगा तो पृथ्वी सबसे आखिरी में होगी, क्योंकि सूर्य स्थिर रहता है। प्रश्न नंबर 75 है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के अनवरत परिक्रमा के मार्ग को कहते हैं? वायुमंडल, अंतरिक्ष, कक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसे कहते हैं कक्षा। सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूर्य को सौर परिवार का पिता कहा जाता है, बिल्कुल सही कथन है। ग्रह के साथ साथ धूमकेतु, उल्का आदि शामिल हैं, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सौर परिवार में सूर्य एक ग्रह है। डी कथन गलत है, सूर्य ग्रह नहीं बल्कि ये एक तारा है। प्रश्न नंबर 77 है, हमारे सौर परिवार का मुखिया कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, सूर्य, चंद्रमा। हमारे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर है जापान का वस्त्रों की नगरी। जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर और ब्यावर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, भीलवाड़ा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वस्त्र खरीदने जब आप दुकान पर जाते हैं तो भीड़ में आपको मिलती है। प्रश्न नंबर 79 है, कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि, वरुण, शुक्र, पृथ्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। प्रश्न नंबर 80 है, ओजोन परत पाई जाती है थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे? यूरी गार्गिन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यूरी गार्गिन। प्रश्न नंबर 82 है, भारत में निर्मित एवं डिजाइन किया गया प्रथम उपग्रह है? आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट, भास्कर 2, मैटसेट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 83 है, सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बृहस्पति। जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम भी सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसका नाम भी सबसे छोटा है। प्रश्न नंबर 84 है, गर्म रोटियों के बंद डिब्बों में पानी का आ जाने का कारण है? संघनन, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। इसका कारण है संघनन। ये इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 85 है, राजस्थान में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए घरों में बनाए जाते हैं नल, हैंडपंप, टांके, झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टांके बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, उपरोक्त चिन्ह किसके बारे में बताता है? रुकना, रास्ता देना, ओवरटेक करना प्रतिबंधित है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, रुकने के लिए। ये चिन्ह है स्टॉप का। प्रश्न नंबर 87 है, भाखड़ा नागल परियोजना के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी परियोजना, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी कथन सही है। भाखड़ा नागला बांध से भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागला नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहरें निकाली गई हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 88 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगे डॉल्फिन, व्हेल मछली, शेर या चिंकारा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, गंगे डॉल्फिन। ये सबसे साफ पानी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 89 है, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है? अपकेंद्रीकरण, निस्यंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, आसवन कहलाती है। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है? खड़ीन, टंका, टोवा, नाली? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, नाली। प्रश्न नंबर 91 है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, सतलज नहर, बोरगढ़ नहर या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न नंबर 92 है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 93 है, और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, एम्स्टर्डम में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक जल प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 94 है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को, 22 सितंबर को, 2 फरवरी को या 22 मार्च को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 22 मार्च को। इसको याद रखने का हमने आपको एक तरीका बताया था। होली आती है मार्च के महीने में, और होली खेलने के लिए आपको जल की आवश्यकता होती है, और होली अकेले नहीं खेल सकते हैं, उसके लिए आपको 2 लोग चाहिए। तो 2 लोग से 22, मार्च से मार्च, और जल से जल दिवस। प्रश्न नंबर 95 है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है? चौराहा को, पैदल पार पथ को, रेलवे क्रॉसिंग को, संकरी पुलिया को? ये इंगित करता है, 20 का सही जवाब है, पैदल पार पथ को। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है, और अजैविक घटक वो होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती। पादप यानी पेड़ पौधों के अंदर जान होती है, वायु के अंदर जान नहीं होती, जंतु के अंदर होती है, जीवाणु के अंदर होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वायु एक अजैविक घटक है। प्रश्न नंबर 97 है, पर्यावरण के जैविक घटक हैं पेड़ पौधे, पहाड़, मैदान, नदियाँ? पेड़ पौधों के अंदर जान होती है, तो ये हो गए जैविक घटक। प्रश्न नंबर 98 है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है भूमि, वायु, पेड़ पौधे? पेड़ पौधे सम्मिलित हैं। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हीकल ने, हमबोल्ट ने, टास्ले ने, ओडम ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, एजी टास्ले ने दिया था पारितंत्र शब्द। प्रश्न नंबर 100 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? खेजड़ी, नीम, पीपल, अमलतास? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। प्रश्न नंबर 101 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गौड़ावन, मोर, गिद्ध, सारस? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, गौड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, गाय, ऊंट, भेड़? राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। अगला है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, वायु कोशों के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गलफड़ों के द्वारा जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। अगला है, वातावरण के अनुसार पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं? अनुकूलन, परिजीविता, रूपांतरण या इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुकूलन कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय पशु है मोर, शेर, बाघ, चिंकारा? राष्ट्रीय पशु है
हमारा बाघ। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं। अगला है, वातावरण के अनुसार पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। ये कहते हैं अनुकूलन। मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। अमाशय, यकृत, आंत्र, वक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 109 है, शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि है। टिबिया, फेबुला, फीमर, ह्यूमस, रेडियो अल्गना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फीमर। अगला है, पानी में से अशुद्धि, दही में से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। अवसादन, पृथक्करण, छानना, ऊर्ध्वपातन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथक्करण कहते हैं। अगला है, हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। ज्ञानेंद्रियों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? नाक, आँख, कान, जीभ, त्वचा। दूसरा, नाक, आँख, जीभ, बाल, त्वचा। आँख, नाक, जीभ, हाथ पैर, दांत, जीभ, त्वचा, आंत, सिर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवे को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995 से। प्रश्न नंबर अगला है, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सीडी प्रदूषण से, एसओ प्रदूषण से, एचजी प्रदूषण से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, एचजी प्रदूषण से होता है। मीना माता रोग होता है अगर समुद्र से मछली पारा खा लेती है और उस मछली को कोई इंसान खा लेता है तो उसे मीना माता रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 114 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेटस, बेरीबेरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कर्वी होता है विटामिन ए से। अगला है, गुस्सा आने या संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एड्रिनल ग्रंथि। अगला है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, आर्यभट्ट। अगला है, सड़क पर वाहन चलाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? रात्रि में डिपर का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए, ये भी सही है। रेलवे क्रॉसिंग, तिराहा या चौराहे या पैदल क्रॉसिंग पर रुकें, वाहनों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? जून 2015 में, जून 2017 में, जून 2013 में, जून 2014 में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जून 2015 में जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत की गई। अगला है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार, जेट, बस, ट्रक, ई रिक्शा। सी इसका सही जवाब है, बस, ट्रक, ई रिक्शा ये सड़क मार्ग के यातायात साधन हैं। अगला है, निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ है? मुख्य सड़क, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग, संकरी पुलिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, संकरी पुलिया। अगला है, किस देश में डाक सेवा का तंत्र विश्व में सबसे बड़ा है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका।
भारत का डाक तंत्र सबसे बड़ा है? अगला है, रेलवे के वैगन बनाने वाली सिमको फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये प्रश्न हमने आपको बता दिया, भरतपुर में है। अगला है, राजस्थान के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले शूरवीर हैं? ब्रिगेडियर भवानी सिंह, मेजर शैतान सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन महेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हवलदार मेजर पीरू सिंह। अगला है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है? खनन, बेकरी, मुर्गी पालन, कृषि। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, कृषि। अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा मोकल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, महाराणा कुंभा। अगला है, खामनौर में खूब गुलकंद बनता है, वहाँ कौन से फूल की खेती अधिक होती है? सूरजमुखी, कमल, गुलाब या चमेली। गुलकंद बनता है गुलाब के फूलों से, सी इसका सही जवाब है। अगला है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? केशवराय पाटन, निम्बाहेड़ा, उदयपुर या भूपाल सागर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, निम्बाहेड़ा में शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। अगला है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा कल्याण सिंह, राव जैतसिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजा राय सिंह के शासनकाल में। अगला है, महाकवि माघ किस भाषा के कवि थे? संस्कृत के, हिंदी के, मराठी के, गुजराती के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत के कवि थे। अगला है, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, बीकानेर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, डूंगरपुर शहर में। अगला है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को, ग्राम पंचायत को। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करनी चाहिए। अगला है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, श्रावण कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को, श्रवण शुक्ला तृतीया को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परियोजना के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। अगला है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है? चैत्र शुक्ला तृतीया को, बैसाख शुक्ला तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, आषाढ़ शुक्ला तृतीया को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बैसाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। अगला है, राजस्थान में रामचरण द्वारा प्रवर्तित रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? रैन, शाहपुर, सोडा, राजनगर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहपुरा। अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि आप फालतू का समय बर्बाद करें। हम आपको ऐसे ही सुपर फास्ट तरीके से बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।